हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी। आज फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग 29 नंबर सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखते हैं साइंस करंट अफेयर्स। आप सबों को पता होता है कि हम लोग इस क्लास में साइंस लेकर आते हैं, जो कि होता है क्वेश्चन संख्या 25, और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, यानी 25 क्वेश्चंस को लेते हैं। साइंस के आपको पता होता है कि साइंस या ग्रुप डी से रिलेटेड ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं प्रीवियस ईयर्स, उसको हम लोग एमसीक्यू सेशंस के रूप में करते हैं, प्लस उसका डिस्कशन करते हैं। करंट अफेयर्स जो कि हम लोगों के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, वैसे करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जो कि हमारे ग्रुप डी में आ सकता है, उसको शामिल किया गया है, उसको पढ़ते हैं और उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक बार क्लास को सभी लोग के पास शेयर कर दिया जाए और संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाए, और ताकि टेस्ट का आनंद मिल सके। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। मेरे दोस्त क्लास को शेयर करो। और पता है हम लोगों को कि हम लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, जो कि यह क्लास होता है कब से कब तक। तो यह क्लास होता है आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक का आपका यह क्लास होता है, जिसमें कि हम लोग जुड़ते हैं और प्रत्येक रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं थोड़ा सा, और उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे क्वेश्चंस आज बने हैं। तो एक बार क्लास को शेयर करो भाई, जितने मेरे भाई हैं। और क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में करिए। जो क्लास चल रहा अच्छा है, क्लास को इसी प्रकार चलाया जाए। तो एक बार क्लास को शेयर करिए फटाफट से, सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, क्योंकि क्लास को शेयर करिएगा तो और लड़के को जोड़िए, क्लास को जुड़ते रहिए। क्लास में लड़कों को जोड़िएगा तभी आनंद आएगा, क्योंकि मेहनत होता है और मेहनत आप भी करिए, क्योंकि सफल होने के लिए मेहनत सबको आवश्यकता होती है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज के क्लास को देखते हैं, आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि बिना पेन कॉपी के कोई लेकर बैठेगा उसको नहीं बैठना है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार पेन कॉपी ले लिए सभी लोग। पेन कॉपी इसलिए लेना होगा क्योंकि आप कुछ नोट करना हो या आपको बनाना हो तो कैसे कराइएगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। बताइए, एक सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिणाम और दिशा, माने केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है आपको बताना है। और ये आपको खुद ही परिभाषा बता दिया है कि सदिश और अदिश का परिभाषा क्या है। जो सदिश होता है, सदिश आंसर करिए आप लोग। सदिश का तो बता दिया है, इसमें क्या होता है, दिशा होता है और उसके साथ साथ परिणाम होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। तो जिसमें दिशा और परिणाम होता है उसको सदिश कहते हैं। और अदिश किसे कहते हैं सर, तो अदिश कहा जाता है जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ क्या हो, सिर्फ परिमाण हो। मतलब दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। आप लोगों को बताना है कौन से सदिश राशि है। बताइए आप लोग बताइए, तब तक हम बताते हैं। देखिए सदिश में कौन होता है, सदिश आपको याद रखना होता है कौन, बल, वेग, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। क्या, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, सदिश राशि हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण सदिश राशि हैं। जबकि अदिश राशि में कैसे याद रखिएगा, कौन कौन से, चाल, दूरी। ठीक है, चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे के सारे क्या है आपके अदिश राशि हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चाल, दूरी, ये सब
अदिश राशि में आते हैं, जबकि सदिश में क्या आते हैं? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। अब वेग में आया, विस्थापन आया और क्या? त्वरण आया। तो वेग के साथ और जुड़ता है, एक होता है संवेग और दूसरा होता है आवेग। ये भी क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। ठीक है, तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग ये सारे के सारे क्या हैं? सदिश है, जबकि चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये सारे के सारे क्या हैं? आपके अदिश राशि होते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा है कि कौन सा एक सदिश राशि है, तो क्या? विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, गति जिसे कहते हैं या चाल कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अदिश राशि हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपको बताना है कि किस कोण किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। आपको बताना है कि किस कोण से अगर फेंकिएगा तो कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। एक बार आप लोग इसको आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करें। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, कितने दूरी तक प्रक्षेपित होगा। तब तक आप लोग आंसर करिए, तब तक से हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन जो आपको दिया है ये है आपके प्रक्षेप गति से। क्या है? प्रक्षेप गति से, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति से। इसके लिए आपको कुछ सूत्र याद रखना होता है, याद भी रखे तो ठीक है, अन्यथा एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं ग्रुप डी में इस चैप्टर से बने हैं। तो देखिए क्या होता है, आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि किस कोण से फेंकने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक जाएगी। तो आप जब एंगल उसका 45 डिग्री रखिएगा ना, तो कोई भी कहता है ना कि एक खिलाड़ी कितने डिग्री के एंगल से मारे कि बहुत दूर तक छक्का जाए, ठीक ना, बहुत दूरी तक तय करे। तो वही है, किस कोण से फेंका जाए कि कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करे, तो उसका एंगल होता है 45 डिग्री। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा प्रक्षेप गति का बारे में जान जाइए कि प्रक्षेप गति से आपको सूत्र क्या याद रखना होता है। तो प्रक्षेप गति का सूत्र आपको देखिए कैसे याद रखना होता है। यू साइन क्या? थीटा बाई जी। ये सब में कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 को पूछता है आपसे। कभी कभी पूछता है कि महत्तम ऊंचाई, देखिए यहाँ से आपके पूछता है ना कि महत्तम ऊंचाई बताइए। क्या पूछेगा? महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, उसके लिए सूत्र होता है। महत्तम परास पूछता है कि परास क्या होगा, इसका परास जिसे रेंज कहा जाता है, रेंज। महत्तम ऊंचाई जिसे कि एच मैक्सिमम बोला जाता है, ये भी आपसे पूछता है। परास जिसे रेंज कहा जाता है, पूछेगा कि रेंज कितना होगा। महत्तम ऊंचाई एच मैक्स पूछता है। और आपके पास एक पूछता है उड़ान काल। क्या होता है? उड़ान काल, जिसे कि टी से सूचित करता है। ठीक है, परास पूछता है, महत्तम ऊंचाई पूछता है और उड़ान काल पूछता है। और फिर होता है उड़ान काल के बाद एक होता है, ठीक ना, एक और होता है जिसे हम चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। चढ़ान या उतरान काल कहते हैं, उतरान काल कहते हैं। और इसे स्मॉल टी से सूचित करता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन याद खाली ऐसे कॉमन याद कर लीजिएगा। क्या? एच आर टी। क्या? एच आर टी। एच मतलब होता है महत्तम ऊंचाई, आर फॉर होता है रेंज और टी फॉर होता है क्या? उड़ान काल। इसको आप इसका ऑर्डर याद रखिएगा। और उसके बाद सब में कॉमन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सब में कॉमन होता है यू साइन थीटा। क्या होता है? यू साइन थीटा बाई जी जो होता है, सब में कॉमन होता है। तो यू साइन थीटा बाई जी आप क्या करेंगे? रख लेंगे। उसके बाद क्या करिएगा ना कि बैठाना होगा। एच आर टी का कॉमन है ना, तो इसको लिखेंगे एच। क्या लिखेंगे? एच। एच के लिए क्या करिए कि जब एच आपसे पूछे कि एच कितना होगा, तो कहिएगा कि एच कितना होगा। ठीक है, तो एच के लिए देखिए एक यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 2g।
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यह किसका होता है, h का सूत्र होता है। ठीक है, अब आते हैं r का। अगर आपसे पूछे कि रेंज क्या होगा, अगर r आपसे पूछ देता है तो यहाँ पर फिर से वही लिख दीजिएगा u साइन थीटा और नीचे g लिख दीजिएगा। ठीक है, u साइन थीटा और g। अब कैसे लिखिएगा, तो इसको सजाने के लिए जब r पूछे तो r के लिए कैसे क्या लिखा जाता है, देखिए यह स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ क्या होगा, यह स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, रहेगा। अब क्या होगा ना कि हाई स्क्वायर वाला यहाँ पे उला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और जो 2g था यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इसमें बच जाएगा कहा यू स्क्वायर साइन थीटा 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये किसका होता है, रेंज का होता है। अब आते हैं t के पास कि अब अगर आपसे t पूछ देता है तो क्या होता है, भाई थोड़ा सा समझ लेना, याद इसी तरह होता है, नहीं तो भुला जाते हैं कि कब किसका होता है। HRT का ऑर्डर है, t लिख लिए। अब t पर भी वही बात लिखिए, यू साइन थीटा लिख ही लीजिए, जो बैठाना होगा बाद में बैठा लेंगे। ठीक है, बैठा लिए। अब बैठाओ, देखो अब यहां से क्या किए, उठा के यहां लाए। अब कहेगा कि t का क्या होगा, तो अब जो यहां से खत्म हो गया ना, तो होगा इसका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, यह उसका क्या होता है, सूत्र होता है। ध्यान से देखिए कैसे कैसे लिखे सर। HRT का ऑर्डर रखे, देखिए HRT लिखे, पहले h होता है क्या, उसका महत्तम ऊंचाई, महत्तम मतलब कि उदग्र कितनी तक, यानी उदग्र कितना तक दूरी तय कर सकता है, इस बातों को याद रखिएगा। तो h होता है, देखिए पहले सब में u साइन थीटा बाई जी, देखिए कॉमन क्या है, u साइन थीटा बाई जी। इसमें भी देखिएगा तो क्या होगा, u साइन थीटा बाई जी, कॉमन की बात कर रहे हैं, और इसमें भी u साइन थीटा बाई जी। अंतर क्या है, अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक बार यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर यू स्क्वायर, लेकिन अब साइन 2 थीटा हो गया, यहाँ पर 2u साइन थीटा हो गया। देख रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, थीटा था, नीचे भी 2 था। अब क्या किया, यहाँ से एक 2 गायब किया और इस वाले 2 को कहाँ उतार के लाया, यहाँ पे उतार के लाया। मतलब कि एक बार इस 2 को गायब कर दीजिए, उसके बाद एक बार यहां से 2 को हटाकर यहां ला दीजिए, और एक बार क्या करिए, इस 2 को गायब कर दीजिए, और यहां से क्या होता है, सूत्र आपका निकल के चला आता है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं, तो आप ध्यान में आपको आ सकता है। तो यू साइन थीटा बाई जी सब में कॉमन होता है। आर क्या होता है, प्रास होता है, जिसे रेंज कहते हैं, महत्तम ऊंचाई होता है, और यह क्या होता है, उड़ान काल होता है। एक आपको बताना भूल गए कि जो स्मॉल टी होता है, स्मॉल टी देखिए क्या होगा, जो बड़ा टी क्या था, बड़ा टी आपका था 2u साइन थीटा, जो उड़ान काल बाई जी होता है, यही ना था, बड़ा टी का मान था। जब स्मॉल टी का मान कहता है ना, स्मॉल टी जिसे चढ़ान या उतरान काल कहते हैं, यह क्या होता है, आपका t/2 होता है। जब आप t/2 करिएगा तो 2u साइन थीटा बाई 2g है, तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ, तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। यह होता है आपका स्मॉल टी, जिसे चढ़ान काल या उतरान काल कहते हैं। इस बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है, क्रम एक बार रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी यह सूत्र ही पूछ देता है कि बताइए, क्या करिए, आपको बताना होता है कि बताइए कि महत्तम ऊंचाई के लिए इसका सूत्र क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, महत्तम रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई जी, और यह होता है 2 साइन थीटा बाई जी। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा और बात को समझते रहिएगा। आइए सर, अब इससे देखिए ग्रुप डी में अभी 2 क्वेश्चन बना है। एक तो बना है ना कि कितने डिग्री से मारे, तो कितने डिग्री से फेंके कि उसका क्या हो, सर्वाधिक दूरी तय करे, तो 45 डिग्री है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बना है ग्रुप डी में, सुन लीजिएगा। ये किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपक वक्र कैसा होता है, जब कोई प्रक्षेप रूप से बिगड़ेगा कोई वस्तु का, तो उसका वक्र कैसा होता है, तो उसका वक्र प्रवलयाकार होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बने हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ कौन सा समीकरण वेग के संबंध में है, यहां पर है, यह है v बराबर u प्लस at, 2s बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 ऑप्शंस को सजा देते हैं। एक बार रुक जाइएगा थोड़ा सा,
अब करिए, अब ए आपको ऐसे ऑप्शन लिख दिए, ए ऑप्शन क्या है, मिसप्रिंट है, यानी कि यह क्या है, लिखने में गलत हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। इस ऑप्शन को करिए, पहला ऑप्शन में है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अब भी बराबर यू प्लस ए टी या भी बराबर यू माइनस ए टी। आपको बताना है इसका सूत्र क्या होगा, आपको बताना है कि वेग और समय में संबंध बताना है, यानी कि वेग और समय में कौन से सूत्र से हम निकालते हैं। आप एक बार इसका आंसर करिए कि किस सूत्र से हम वेग और समय को निकालते हैं। एक बार फटाफट से सभी लोग मेरे भाई आंसर करेगा, और सभी मेरे भाई को पता है क्योंकि यह बता चुके हैं कि किसके संबंध में कैसे निकालना है, यह सबको पता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और हमेशा आप लोगों को निकालने के लिए बताते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, बताइए समय के संबंध में वेग का, समय के संबंध में वेग का, और सभी मेरे भाइयों को पता है निकालने का, कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा समीकरण मतलब कि न्यूटन के यह जो सूत्र दिया गया है न्यूटन का कौन सा नियम है, तो आपको पता है। एक बार आप नीचे आ जाते हैं, आंसर कर लिए होंगे तो आपको बता देते हैं, एक सेकंड फटाफट में। न्यूटन के गति का पहला नियम से जो सूत्र निकल के आता है गति का पहला, v बराबर यू प्लस ए टी, यह न्यूटन का पहला नियम था। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह दूसरा होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यह होता है तीसरा। यह होता है गति का पहला, दूसरा और तीसरा, यही था। और एगो यह 3 समीकरण होता है, और निकालने के लिए हम कैसे बताए थे कि आपको ऐसा ढूंढना है जो कि तीनों में कॉमन हो। देखिए क्या कॉमन आपको मिल रहा है, देखिए u इसमें भी है, a इसमें भी है, u इसमें भी है, a इसमें भी है, u इसमें भी है और a इसमें भी है। मतलब कि सब में u और a है, तो हम u और a को मान लेते हैं कि कांस्टेंट मान लेते हैं कि u और a को क्या करिए, खत्म कर दीजिए। जब आप u और a को खत्म करिएगा तो इसमें किसका संबंध मिल रहा है, तो v और t का, यह मिल गया वेग और समय का। पहला नियम से वेग और समय के बीच का संबंध, और यहां पर भी u खत्म कर दीजिएगा और यहां पर भी a खत्म कर दीजिएगा, तब यहां से किसके बीच का संबंध मिलेगा, तो s और t के बीच का संबंध मिलेगा। जबकि यहां भी a को खत्म करिए, u खत्म करिए, क्योंकि यहां पर u a खत्म किए तो यहां पे आपका संबंध किससे मिल गया, तो v और s के बीच का संबंध मिल गया। और यही आपको ध्यान रखना होता है। पूछता है कि न्यूटन के गति का जो पहला समीकरण होता है, जो पहले सूत्र से हमें किसका संबंध मिलता है, तो जो पहला है या v बराबर u प्लस ए टी से जो होता है, हमें वेग और समय के बीच का संबंध मिलता है। किसके बीच का, वेग और समय के बीच का। कभी कभी वेग को ही ना गति भी देता है, याद रखिएगा, कभी कभी इसको चाल भी दे देता है, तो इस को भी याद रखिएगा। वेग कहे, चाल कहे, गति कहे, गति और वेग का मतलब है वेग और समय के बीच का संबंध हम v बराबर यू प्लस ए टी से, जो कि पहला नियम है, उससे निकालते हैं। जबकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा से, और s को क्या क्या कहता है, s को विस्थापन कहता है, दूरी कहता है। तो कभी कभी इसको कहता है कि विस्थापन और समय के बीच की दूरी, तब पर भी दूरी और समय के बीच की दूरी, तब पर भी यही निकालते हैं, याद रखिएगा। और कभी कभी इसको देखिए, s को क्या क्या लिखता है, तो s को लिखता है विस्थापन, कहता है कि विस्थापन और दूरी के बीच का संबंध, विस्थापन और समय के बीच का, या कभी कभी इसी को कहता है दूरी और समय के बीच का, या कभी कभी इसी को कहता है स्थिति और समय के बीच का समय बताता है, कौन संबंध बताता है। तो जो दूसरा समीकरण होता है विस्थापन और समय को, दूरी और समय को, स्थिति और समय को, कुछ भी कहे ऐसा होगा। जबकि यह वेग और, क्योंकि वेग को विस्थापन से कहे या वेग को स्थिति से कहे तो कौन, तीसरा। तो यह है वेग। एस को देखिए क्या क्या, विस्थापन, दूरी और स्थिति भी कहता है, और वेग को कभी कभी चाल भी कह देता है, तो वेग, चाल इत्यादि भी इसको कहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन बना था, अब आपको समझ में आ गया कि इससे समय और वेग का, इससे स्थिति और समय का, और इससे। अब क्वेश्चन क्या था उस पर आ जाते हैं। कौन सा समीकरण वेग और समय को बताता है, वेग और समय को बताता है, तो हाई तो सूत्र किसी का नहीं होता, ऐसा सूत्र किसी का नहीं होता है। अब रहा कि इसी से ना इसको कटाइए, इसको कटाइए, ठीक है। ई भी होता है, यू और ए
तीसरा वाला होता है तो यहाँ से क्या u और a खत्म हो जाएगा तो स्थिति और वेग है, जबकि यहाँ पर वेग और समय है तो वेग और समय सी वाले ऑप्शन से निकल के आएगा, जो कि अभी बता चुके हैं, क्योंकि u भी खत्म a भी खत्म तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो जो तीसरा सी ऑप्शन है उससे संबंध में आता है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला सर आइए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, आपको बताना है। बताइए, यानी पृथ्वी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान इतना है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, आप लोगों को बताना है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति, यहाँ पर एक रख लीजिएगा ना सेकेंड इनवर्स करके, ठीक ना। यह लिखा हुआ है 9.1 मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसे करके है, और यहाँ पे है ऐसे, और यहाँ पर भी एक कर लीजिएगा -1 और कर लीजिए। अब आंसर करिएगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होता है बताइए। त्वरण का क्या होता है तो आप लोगों को बताना है, त्वरण क्या क्या होता है बताइए। और आप सबों को पता है कि भार और बल की जो मात्रक होता है वे क्या होता है, समान होता है। भार का भी न्यूटन होता है और बल का भी क्या होता है, न्यूटन होता है। भार को हम वेट को mg से भी सूचित करते हैं, जबकि हम बल को जो F होता है उसको ma से सूचित करते हैं, ठीक है। W को, भार को हम mg से, जबकि इसको a से सूचित करते हैं। इसका निकालना होता है तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसका भी निकालना होता है तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस बातों को भी हम लोगों ने जानते हैं। या इसी को कभी कभार ऐसे भी लिखता है, जो kg वाला होता है उसको कैसे लिख देता है तो कभी कभी लिखता है kg मीटर सेकेंड के पावर -2। यह क्या होता है, बल और भार का मात्रक समान होता है। अब आते हैं सर, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको ले लेते हैं। आपसे पूछा है भार दिया है, भार लिख लीजिए, मतलब कि आपका वेट दे दिया है कितना, 200 न्यूटन। मात्रक आपको याद रहना चाहिए। और क्या सर दिया है देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है द्रव्यमान दे दिया है, मतलब m दे दिया है। m कितना दे दिया है आपको, 20 kg दे दिया है, ठीक है, 20 kg दे दिया है, ठीक है 20 kg। और आपसे पूछा है कि बताइए त्वरण क्या होगा, मतलब कि आपको g बताना है कि g क्या होगा, वाट। तो सर आपको अभी नहीं बताया कि W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है सर, W बराबर क्या होता है तो W बराबर होता है mg, और m W हमको दे दिया है कितना 200 न्यूटन और m दिया है 20 और गुणे g, तो कटा दीजिए कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो g का मान कितना आ गया 10, और g क्या है, त्वरण है ना। त्वरण का क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए। चांदी का अपेक्षित घनत्व तो इतना है, तो पानी का घनत्व तो इतना है, तो मात्रक में चांदी का घनत्व तो क्या होगा, आपको चांदी का घनत्व तो बताना है क्या होगा, जबकि इसका आपेक्षिक घनत्व तो दे दिया हुआ है। तो फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेगा। यहां पे जो लिखा हुआ है ना 10 के पावर, यह क्या है 10 के पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 10 के पावर 3 है, और यहाँ पर भी 10 के पावर 3 है, और यहाँ पर भी 10 के पावर 3 है। अब आंसर करिएगा। और यह जो 33 दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि यह kg पर -3 है, यह दिखाई जो दे रहा है यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं, ऑप्शन को लिख देते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है 10.8 गुणे 10 के पावर 10, ठीक ना, kg प्रति क्यू, ऐसे करके दिया kg क्यू। बी में दे दिया है 108 गुणे 10 के पावर 3, ठीक है, kg मीटर के पावर 3। और सी में है 1.08 गुणे 10 के पावर 3 kg मीटर। और यहाँ पे है आपका डी ऑप्शन में क्या है, आपका डी ऑप्शन में है 1.8, क्या है 1.8 गुणे 10 के पावर 3 kg
के पावर क्यू और प्रति मीटर क्यू है, ऐसे करके है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा। तो जल्दी से करिए इसका आंसर मेरे भाई, जल्दी से करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। मेरे भाइयों को पता है, क्योंकि सबको पता होता है कि कैसे निकालते हैं, जोड़ घटाव गुणा भागा किसी तरह करके तो निकाल ही देता है सब लोग। तो बताओ क्या होगा इसका। चलिए आइए बनाना सीखते हैं, कैसे बनेगा। सुनिए, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, सुनिएगा, चांदी का घनत्व बटे में क्या होता है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अब आपको आपेक्षिक घनत्व और चांदी का घनत्व, तो आपको क्या दिया हुआ है, चांदी का घनत्व दे दिया है, अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है। तो क्या चांदी का घनत्व दिया है, तो चांदी का घनत्व लिख लीजिए। चांदी का घनत्व कितना है, तो 10.8 गुणे 10 के पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है, तो 10 के पावर 3 दिया हुआ है। तो अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है, तो क्या हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। तो कितना बच गया इसका अपेक्षित घनत्व, 10.8, कितना 10.8 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये भी घनत्व है और ये भी घनत्व है। अगर ऊपर भी घनत्व का डेंसिटी लिखेंगे, मतलब एसआई मात्रक, और नीचे भी एसआई मात्रक घनत्व का होगा, तो घनत्व घनत्व कट जाता है। तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 110.8, 110.8 और 110.8। इसमें कोई ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया है, जो कि यह क्या है, आपको यहाँ पे गलत है, कहीं ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से काट देते हैं एक बार। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से ले लीजिएगा। तो क्योंकि अपेक्षित घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे में पानी का घनत्व, कटा दिए तो क्या हो जाएगा 10.8, जो कि कोई ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया था, जो कि गलत है। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर, किस तापमान पर पानी तरल से ठोस, मतलब कि किस तापमान पर पानी जो है, जो जल है, वह आपका तरल और ठोस दोनों अवस्था में रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या माइनस पे। बताइए कि कितने डिग्री पर जो है पानी आपको मिलता है। मतलब कि द्रव और ठोस दोनों अवस्था में रहता है। ये सब आपको पता होता है और आप सब इसको जानते भी हैं भली भांति। तो फटाफट से इसका आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो सबको पता होता है कि जो पानी ठोस और द्रव जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या कहते हैं। पारदर्शी वस्तु, स्पष्ट वस्तु, गैर चमकदार वस्तु, चमकदार वस्तु। यह 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ग्रुप डी में और आपको आना चाहिए। बताइए जल्दी से। पारदर्शी वस्तु, जिससे मतलब कि जिससे देखने पर कोई वस्तु आर पार दिखाई दे, ठीक है। गैर चमकदार वस्तु, जिसकी कि अपनी प्रकाश नहीं हो, जिसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता। चमकदार वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होता है असली और सीधा, असली और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। बताइए कि जो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि क्या। आप लोग करिए आंसर, तब तक से हम इसमें का कुछ बता देते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। समतल दर्पण से सुनिएगा, समतल दर्पण जिसे हम
प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। इसकी विशेषता सुनिएगा। पहला विशेषता क्या है कि दर्पण मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पहला। दूसरा पॉइंट बनता है कि जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, दूसरा बात। तीसरा पॉइंट आप लोगों को ख्याल रखना होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। चौथा, इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। आभासी को ही हम काल्पनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक कहा जाता है। तो समतल दर्पण में कैसा? आभासी और काल्पनिक बनता है। और बात कि प्रतिबिंब जो होता है मतलब कि आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है और इसका पार्श्व उल्टा, आभासी सीधा, कैसा? आभासी सीधा और इसका पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब ना कि आपका दायां इसमें बायां दिखाई देगा, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाई देगा, तो यह पार्श्व उल्टा बनता है। ये भी बातों में ध्यान रखिएगा कि इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है। जब यह प्रतिबिंब आभासी बनता है तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब है इसलिए इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और एक बात, 7वां पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा कि जितना आप दर्पण से जितने दूरी पर होइएगा उसका प्रतिबिंब भी उतने दूरी पर, मतलब कि वस्तु जितने दूरी पर होगा, जितना दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। इस बातों को भी आप लोगों को ख्याल में रखना होता है। अगर आप इसकी ओर यू वेग से आते हैं तो यह टू वेग से यानी टू भी वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से एक बार सुनिएगा, फिर से देख लीजिए। क्या बताएं? पहला बताएं आपको कि जो समतल दर्पण बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक या आभासी, जो कि सीधा बनता है। जब काल्पनिक जब भी बनेगा या आभासी जब भी बनेगा, जब भी आपको आभासी या काल्पनिक दिखाई देना, तब जब भी आपको आभासी और काल्पनिक दिखाई देता है वह सीधा बनता है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन समतल दर्पण में काल्पनिक, आभासी और सीधा, लेकिन पार्श्व उल्टा, मतलब कि आपका दायां इसका बायां दिखाई देता है। जब आप इसके दर्पण की ओर यू वेग से आते हैं तो टू भी वेग से चलता है। इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन आपका क्या था उसको देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि समतल दर्पण द्वारा कैसा छवि बनता है? तो आभासी और सीधा और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब कि आपका दायां इसमें बायां दिखाई देता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, यह दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह किसके बनाने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? सिल्वर के आयन, सिल्वर के ऑक्साइड, सिल्वर के धातु या सिल्वर के ऑक्सीलेट? आपको बताना है कि किसके कारण से हो जाता है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, बताइए जल्दी से। आपको पता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका सूत्र होता है AgCl। क्या हो गया? AgCl। मतलब कि यह दो तत्वों का यौगिक है जिसमें कि एक क्या है? सिल्वर होता है और एक क्लोरीन होता है। जब प्रकाश में रखा जाता है, जब आप इसको प्रकाश में रखिएगा यानी कि प्रकाश अपघटन कराते हैं, क्या होता है? फोटोलिटिक अपघटन जिसे कहा जाता है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जब कराइएगा तो यह किस में टूट जाता है? तो Ag में और Cl में टूट जाता है।
जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो जो सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है Ag और Cl में टूट जाता है, और जब Ag और Cl में टूट जाते हैं सिल्वर धातु और क्लोरीन धातु, इस कारण से इसका रंग जो होता है क्या हो जाता है, रंग भूरा हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा बनता है, क्योंकि Ag अलग विघटन हो जाता है और क्लोरीन अलग। तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाते हैं, सिल्वर के आयन के कारण से, सिल्वर के ऑक्साइड के कारण, कि सिल्वर धातु या सिल्वर के ऑक्साइड, क्योंकि यह जो है आपके सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाते हैं तो यह क्या बन जाएंगे, सिल्वर धातु ना, क्योंकि यह सिल्वर धातु और क्लोरीन क्या हो रहा है, अलग निकल रहा है। तो यह कैसे बन जाते हैं, तो सिल्वर के आयंस बन रहे हैं, नहीं सिल्वर का ऑक्साइड, नहीं सिल्वर का ऑक्सलेट, नहीं सिल्वर के धातु बन जाते हैं। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछे कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अपघटन किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है सर। जब इसको फोटो इलेक्ट्रिक अपघटन यानी कि प्रकाश के अपघटित कराइएगा तो दो भागों में टूट जाएगा, एक होगा Ag, दूसरे होंगे Cl। Ag जो होंगे उनको क्या कहेंगे, सिल्वर धातु हैं, और सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाते हैं तो किसके कारण भूरा रंग हो जाता है, तो सिल्वर धातु के टूटने के कारण से हो जाते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा ही बढ़ते हैं। कौन से धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सबको पता होती है, बताइए कौन है जिन्हें मुक्त अवस्था में रखा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन है जिन्हें मुक्त अवस्था में रखा जाता है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। चलिए, सबको पता होता है कि मुक्त अवस्था में जो रखा जाने वाला होता है वो होता है Au, जिसे सोना कहा जाता है। Ag होते हैं जिन्हें चांदी कहा जाता है, और Cu जिसे हम क्या कहते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। सोना, चांदी जिसे यह होता है कॉपर, जिसे तांबा कहा जाता है, और एक होता है प्लेटिनम का चीज, प्लेटिनम। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा कि सोना, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम ये सारे के सारे जो हैं धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस ऑप्शंस में देखिए क्या है, आपके प्लेटिनम है तो प्लेटिनम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा। जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम को संयुक्त अवस्था में रखा जाता है, यह संयुक्त अवस्था में रखा जाता है, इसको विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। जबकि जो Zn होता है इसको कार्बन के यौगिक के साथ अपघटित करा के, यानी कार्बनिक यौगिक के साथ इसको निकाला जाता है, Fe को और Zn को। जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि को हम विद्युत अपघटन के द्वारा निकालते हैं। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अगले, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने का उपसर्ग क्या होता है, मतलब कि जिसमें कार्बन 4 हो, जैसे कि आता है ना CH2 ऐसे करके आता है ना, C2H4, C3H क्या, C3H6 ले लेते हैं। तो मतलब कि जो यह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और जो 4 होता है इसको क्या कहते हैं, हेप्टा, प्रोप या ब्यूट या एथ। बताइए, आपको पता है ना कि होता है ईथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा जिसे कहते हैं, हेक्सा और हेप्टा, ऑक्टा, नौना, डेका, ये सब सारे क्या है, क्रम है। तो यह हुआ पहला, मिथ दूसरा, तीसरा प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, ऑक्टा 8, 9 और डेका 10 होता है। और आपसे 4 कार्बन परमाणु वाला पूछा था तो चौथा नंबर पे क्या होता है, ब्यूट होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूट होता है। हेप्टा मतलब यह हो 7 वाले को, प्रोप मतलब यह 3 वाले को, इथ मतलब यह क्या होता है, 1 वाले को। जबकि मिथ, ठीक ना सर, यहाँ पे पहले मिथ होता है ना सर, क्या होता है, मिथ होता है तब इथ ना होता है, मिथ, इथ, प्रोपेन, क्योंकि CH4 होता है। सही बात है, क्या होता है, तो पहले मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा ऐसे करके होता है। तो आपसे पूछा था कि 4 वाले को तो ब्यूट कहेंगे। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं, आपको बताना है कि जो एथेनॉल होता है इसमें कितने अणु होते हैं, बताइए। और एथेनॉल को कैसे निकालते हैं, बताइए। एथेनॉल को तो आपको बताते हैं हमेशा कि 2 होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा बताते हैं कि एल्केन आता है,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है वे होता है एल्केन। एल्केन का होता है CnH2n+2। जबकि असंतृप्त में दो आते हैं, असंतृप्त में दो आते हैं जिसमें कि एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन का होता है CnH2n, किनने के लिए कहेगा कुछ नहीं खरीदेंगे, और एल्काइन मतलब मल्काइन होती हैं CnH2n-2। एल्कीन में डबल बॉन्ड जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो एल्केन श्रेणी होता है, जो एल्केन श्रेणी होता है जिसे कि हम CnH2n+2 कहते हैं, जब इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, जब इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है मतलब कि CnH2n+1 हो जाता है, तो यह बनाता है एल्कली समूह, एल्कली समूह। और एल्कली समूह में जब OH जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, जब OH जुड़ जाता है तो यह बन जाता है एल्कोहल समूह। और एल्कोहल समूह को आपको पता होता है कि एल्कोहल समूह को लिखना होगा, तो एल्कोहल समूह का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लिखिए, अगर मानते हैं कि कार्बन हुआ 1 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 1 3, तो क्या हो जाएंगे 3, C2H5 C3H कितना हो जाएंगे, 3 दूना के 6 1 7, फिर हो जाएंगे 4H कितना, 4 दूना का 8 1 9, ऐसे हो जाते एल्कोहल। अब इसके साथ क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ दीजिए, इसमें भी OH जोड़ दीजिए, ए क्या हो गया, एल्कोहल समूह हो गया। अब इसको किस नाम से जानेंगे, तो देखिए पहले होता है, तो इसको क्या दो नाम होता है, एक होता है साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। जब साधारण नाम रखिएगा तो बस इसको एल्कोहल जोड़ते जाइएगा, जैसे कि क्या होता है, कार्बन एक होता है तो मिथ, तो यह क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। या इसी को IUPAC नाम कहेगा मेथेनॉल, क्या कहेगा, मेथेनॉल। तो मिथाइल एल्कोहल इसका साधारण नाम है जबकि मेथेनॉल इसका IUPAC नाम है। उसी प्रकार C2H5 जो कार्बन 2 होता है उसको ईथ कहते हैं ना, तो इसको इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इसी को इथेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। यह 3 गो है ना, तो इसको ब्यूटिल एल्कोहल या इसी को ब्यूटेनॉल कहेंगे, सॉरी इसको 3 है ना, प्रोपिल, इसको प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल कहेंगे, जबकि यह क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल और ब्यूटेनॉल कहेंगे। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और आपसे सर पूछा था ना, क्या पूछा था, अब आते हैं इस पे, एथेनॉल ना, एथेनॉल मतलब क्या, ये दूसरे नंबर का है ना, तो मतलब कि कार्बन कितना होगा, कार्बन दूसरे नंबर पर इथेनॉल आता है तो कार्बन 2 होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है इथेनॉल में 5, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5, तो इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 5, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और यह 7 किसका हो जाएगा, 7 किसका हो जाता है, 3 दूना के 6 1 7, तो यह क्या हो जाता है, प्रोपिल एल्कोहल का या प्रोपिनॉल का, प्रोपिनॉल कहिए या इसी को प्रोपिल एल्कोहल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्लूकोज के एक कार्बन मतलब कि ग्लूकोज के एक कार्बन में अणु कितने होते हैं, आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है उनमें एक कार्बन में कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या आपको बताना है कि ग्लूकोज में कितने होते हैं। ग्लूकोज का एक कार्बन अणु है, ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु है ग्लूकोज के, बताइए जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग करिए इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, फटाफट से करिए मेरे भाई, और लगातार जुड़ते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। क्लास में आप लोग अगर एक एक लोग भी 2-2 लोग पढ़ने वाले को लेकर आते हैं तो बहुत हो जाएंगे, तो आप लोग तो लेके आते नहीं हैं, तो आप लोग लेकर आया करिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सके, ताकि और भी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। थोड़ा मन लगता है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं और मेहनत करने का और मन करता है कि हाँ मेहनत करके कुछ अच्छे को अच्छा लाया जाए। तो आपसे पूछा है कि ग्लूकोज के एक कार्बन में कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, तो कितने होंगे 6 होते हैं। इस बातों को याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो होता है C6H12O6
और आपसे पूछा है कि ग्लूकोज में कार्बन के अणु क्या हैं, तो कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हाइड्रोजन का पूछता तो 12 और ऑक्सीजन का पूछता तो क्या होता है, 6 होता। अगर टोटल पूछ देता कि ग्लूकोज में अणुओं की संख्या कितनी होता तो क्या जोड़ देते, 12 6 18 6 कितना हो जाता है, 24 हो जाता। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज के कार्बन अणुओं की संख्या पूछा था तो 6, हाइड्रोजन का पूछता 12, ऑक्सीजन का पूछता 6। अगर टोटल का पूछ देता कि ग्लूकोज में अणुओं की संख्या कितना होता तो 12 6 18 6 24 हो जाता। इस बातों को भी आप भली भांति समझते हैं, ठीक है। और वही जो क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए कि जो चीनी होता है जिसे शुगर कहते हैं, जो शुगर होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11। और इसमें आपसे पूछ देता कि कार्बन के अणु 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11, दोनों का कितना हो जाता तो जोड़ देते हैं 3, मतलब कि कुल में कितना हो जाता तो जोड़ देते। इस बातों को भी आप भली भांति समझते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, अधातु के ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड या अधातु हाइड्रोक्साइड। आपको बताना है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। चलिए करिए। जब धातु की अगर बात आ ही गया है तो देखते हैं क्या बनता है। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर सर धातु की अगर बात कहा जाए ना, तो धातु का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है, क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अपवाद में ले लीजिएगा, अपवाद में कहिएगा कि जिसका द्रवणांक उच्च होता है इसका अपवाद में आपके आते हैं सोडियम और पोटेशियम। मतलब कि यह भी धातु है लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम है इनका जो द्रवणांक होता है, क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन जितनी भी धातु उसका द्रवणांक क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक भी उच्च होता है, लेकिन क्वथनांक में भी 2 अपवाद आते हैं, जैसे कि गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम याद रखिएगा, ठीक ना। यानी कि सभी धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अपवाद में सोडियम और पोटेशियम का द्रवणांक क्या होता है, नीच होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है गैलियम और सीजियम का क्या होता है, निम्न हो जाता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं कुछ और, जैसे कि प्रतिक्रिया करता है कैसे कैसे। देखिए, जब धातु, ठीक ना, जब धातु ऑक्सीजन से क्या हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मतलब जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं तो सभी धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं वह क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अब ले लीजिए क्या, मान लीजिए कि सोडियम एक धातु है, ठीक है। सोडियम धातु को ऑक्सीजन से, जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइएगा तो यह क्या बना देता है, जब आप 4 गो अणु ले लीजिए सोडियम का, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यह 2AO2 बन जाता है, जिसे हम सोडियम मोनोऑक्साइड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, सोडियम मोनोऑक्साइड। मतलब कि आपको याद रखना है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। और आपको पता है कि जो धातु होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय यानी कि भास्मिक होता है। धातु का ऑक्साइड का कैसा होता है, धातु का प्रकृति कैसा होता है, धातु की जो प्रकृति होती है वे क्या होती है, भास्मिक होती है, भास्मिक होती है, ठीक ना, वैसिक होती है। अब रहा बात कि जब धातु का ऑक्साइड, ठीक है, धातु के ऑक्साइड अम्ल एवं, जब यह धातु का ऑक्साइड भास्मिक यानी कि क्षारीय, भास्मिक इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यह धातु ठोस है। और आपको पता है कि भस्म तब कहा जाता है जब वो ठोस अवस्था में रहता है, मतलब कि लिक्विड अवस्था में भस्मी क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो धात्विक क्या होता है, धात्विक का गुण भास्मिक होता है। तो धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, और जब यह जल में घुलकर, क्योंकि भास्मिक है और यह जब जल में घुल जाता है तो क्या बनाता है, क्षार बनाता है। इस बातों को भी समझिएगा कि पूछे कि धातु जब जल में घुल जाता है तो क्षार बन जाता है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है और क्षार बन जाता है। इस बातों को भी ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है।
और कुछ धातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय और भास्मिक दोनों होते हैं, जैसे कि आपको एम्फोटेरिक जिसे कहा जाता है, द्विधर्मी ऑक्साइड, जिसमें कि Al2O3 आते हैं, ZnO आते हैं, PbO आते हैं, BeO, सारे के सारे क्या होते आते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा, बाकी बात है बाद में आपको कुछ और समझा देंगे। आइए, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड को अमोनिया क्लोराइड से अलग करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? मतलब कि जो NaCl होता है, ठीक ना, NaCl को अमोनिया क्लोराइड से अलग करने के लिए किस प्रकार की विधि को अपनाते हैं? तो एक बार फटाफट से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से करेंगे। NaCl और अमोनिया क्लोराइड का क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। बताइए जल्दी से क्या होगा, किस विधि के द्वारा? जल्दी से बताइए। चलिए, आपको पता है सर कि NaCl यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए, मतलब कि यह घोल किसका है? इसमें NaCl प्लस NH4Cl घुला हुआ है, मतलब कि NaCl और NH4Cl घुला हुआ है। आपको शुद्धिकरण में अमोनिया क्लोराइड को अलग करना है। सर आपको पता है कि अमोनिया क्लोराइड जो होता है आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है, तो क्या हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है ऊर्ध्वपातन, हम इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरे भाई, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। सर सुनिए, जो NaCl है, ठीक है, और आप ले लिए हैं NH4Cl, इसका जब आप घोल बनाते हैं तो यह तो आपके लिक्विड अवस्था में घुल जाएंगे, और NH4Cl को, क्योंकि पता है कि NH4Cl जिसे अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है, अमोनिया क्लोराइड कहा जाता है, इसको शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। और बताए थे कि जो जिनको ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है उनका ट्रिक क्या था? अनेक आय, मतलब अ से अमोनिया क्लोराइड, ने से निप्थिलीन, क से कपूर, और एक होता है अवसादर, जो आय से क्या होता है? अवसादर। तो क्या अमोनिया क्लोराइड, नेप्थिलीन, कपूर और अवसादर जो आता है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो जब आप NaCl और NH4Cl होगा तो उसके शुद्धिकरण के लिए हमें किस प्रकार का उपयोग करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। आसवन या डिस्टिलेशन विधि के द्वारा, आसवन या डिस्टिलेशन विधि के द्वारा आपको पता है कि आसवन विधि के द्वारा किसको शुद्धिकरण किया जाता है? तो जो अशुद्ध जल, जैसे कि समुद्र का जल जो होता है ना, उसको आसवन विधि के द्वारा या डिस्टिलेशन विधि के द्वारा होता है। देखिए समुद्र वाला ना दो को क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे कहता है कि समुद्र के पानी को, समुद्र के जल को शुद्धिकरण किया जाता है, वे होता है आसवन विधि के द्वारा। जबकि समुद्र के जल में, मतलब कि समुद्र के जल से, जैसे कि आता है कि समुद्र के जल को शुद्धि आसवन विधि के द्वारा, जबकि समुद्र से जो नमक प्राप्त किया जाता है, जो नमक प्राप्त किया जाता है वह किस विधि के द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा। याद रखिएगा, समुद्र के जल को शुद्धि किया जाता है आसवन विधि के द्वारा, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, जबकि समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा। और क्रिस्टलीकरण, या तो आपके धातु जो होंगे, जो कि क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसमें निस्पंदन या फिल्ट्रेशन, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन, या तो फिटकरी उटकरी करके जो आता है उस पर आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाए? आपको बताना है कि यह किनके दिए थे? डेमोक्रेटियस ने, ब्राजिलियस ने, या डाल्टन ने, या लोवेजियस ने? जल्दी से बताइए। तो ये सबको पता है कि जो प्रतीक चीज, जैसे कि हम लिखते हैं ना, यह कहा कि एक या दो अक्षर के होने चाहिए। किसने कहा था? यह कहे थे आपके वर्जिलियस साहब ने कहा था।
किसने कहा था? तो बर्जीलियस साहब के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने कहा कि जो तत्वों का प्रतीक, जैसे कार्बन सी लिखते हैं और कॉपर को यू लिखते हैं, एफी को एफी लिखते हैं, मतलब कि लोहा को एफी लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, तो एक और दो अक्षर को दिखाई दे रहा है। और इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि बड़ा अगर दो अक्षरों का तो बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में, जबकि छोटा अक्षर स्मॉल लेटर में होता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इन्होंने किसने बताया था? तो बर्जीलियस साहब ने बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताइए? क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंधन बनने के कारण कार्बन दर्शाता है कैसा? हाइड्रोकार्बन का गुण, अपरूपता के गुण, या एकल सहसंयोजक बंधन, या श्रृंखला बंधन। यह क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से करिए कि कार्बन में चतुसंयोजक होने का कारण उसके सहसंयोजक बंधन बनने के कारण कार्बन को दर्शाता है, हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, अपरूपता को, या एकल सहसंयोजक बंधन को, या श्रृंखलन को। तो फटाफट से करिए सभी लोग कि क्या होगा, जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए, तो सबको पता है, कल ही बताए थे क्या श्रृंखलन का गुण होता है, क्योंकि वह चतुष्फलक के साथ जुड़ा होता है। अगला है, एक विकल्प चुनिए जो संवहनीय तंत्र के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब कि वह तत्व नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन के बीच होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त कम दाब पर उन्हें झटके से और तेजी से बहता है, मतलब कि कम दबाव पर, जब कम दबाव में उसे झटके और तेजी के से बहता है। रक्त में सामान्यतः जीवन धारा, मतलब रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा कहा जाता है, जीवन की धारा कहा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो एक बार फटाफट से सभी लोग, मेरे भाई लोग आंसर करेगा। तो भाई मेरा आंसर करो सभी लोग। भाई संख्या नहीं बढ़ेगा, मेहनत कैसे होगा बताओ। और बीच से कोई नहीं भागेगा, क्योंकि भाग जाएगा बीच से तो पढ़ाई कैसे होगा। और इस बार तो आर या पार, इस बार नौकरी किसको किसको चाहिए? एस टाइप करे तो इस बार रेलवे में कौन चाहता है कि नौकरी हो जाए? तो सभी लोग एस टाइप करेंगे कि कौन चाहता है कि ग्रुप डी में एक सीट उनका पक्की हो जाए। 1 टाइप करेंगे जो चाहते हैं कि मेरा एक सीट पक्का हो जाए, बताइए। तो चलिए, कौन सा कथन गलत है? अच्छा, जो एस टाइप किया है बताइए। सोने से आपका नौकरी लगेगा या जाग कर पढ़ने से, जग कर पढ़ने से? सोने से नौकरी मिल जाएगा या जग के पढ़ने से? सोने से मिल जाता तो कुत्ता, बिलार, कुत्ता को ही कुकुर बोला जाता है, कुकुर, बिलार, कुछ कोई के नौकरी मिल जाता, तो तुम्ही को नौकरी काहे देगा? तुम जगो 9 बजे से 11 बजे तक प्रैक्टिस करो। बाकी तुम दिन भर 6 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक पढ़ते रहो। 8 बजे खाना वाना खा के 9 बजे बैठ जाओ, कॉपी कलम लेके और टेस्ट देना स्टार्ट करो और सुनने का प्रयास करो। बाकी दिन भर मैथ बनाओ, रीजनिंग बनाओ, प्रैक्टिस करो, सेट बनाओ, ऐसे सारे सब करते रहो। और उसके बाद शाम में 2 घंटा, जो कि आपको 9 बजे से 11 बजे तक अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए इसका आंसर लेते हैं। कौन सा सत्य नहीं है? तो जो यह बोल रहा है ना कि रक्त कम दबाव पर उन्हें झटके और तेजी से बहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि जहां कम दबाव होगा वहां पर झटके और तेजी से बहेगा। यह सत्य नहीं है। जबकि मानव में आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है और यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। ये भी बात सही है, ठीक है, लगभग 7 से 8% होता है, ये भी बात सही है। और रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा कहा जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन रक्त कम दबाव पर उन्हें झटके और तेजी से बहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यह क्या गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 20वां नंबर। आंखों के लेंस का फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद कौन करता है? रेटिना, लेंस, पूरी आइस बॉल, या सिलेरी बॉडी, जिसे सिलेरी मांसपेशियां कहती हैं। बताइए कि आंख में जो लेंस होता है, जो आपका आंख में लेंस, कौन सा लेंस?
तो आपका आंख में होता है ऐसा करके उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस को कब फैलाना है, मतलब कब खींच के बड़ा करना है, कब इसको सिकुड़ना है, यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपके सिलियरी बॉडी यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। लेंस आपका क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन करने का, जो प्रकाश है उसका अपवर्तन करने का, और यह क्या करता है कि आपके जो प्रतिबिंब है, जो प्रकाश है, उसको समायोजित करे ताकि आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। और जब प्रतिबिंब आपका रेटिना पे बन जाता है, अगर रेटिना पर सही से बनेगा तब तो बड़ा बढ़िया दिखाई देगा, नहीं रेटिना के आगे बन जाए और रेटिना के पीछे बन जाए तो दोनों स्थिति में क्या होता है? दोष हो जाता है। और उस दोष को आपको पता है कि एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, जो कि आपके क्या होता है कि लेंस सही से समायोजित नहीं कर पाता है आपके, तो होता है। और जब सिलेरी मांसपेशियां क्या हो जाती है तो आपके लेंस के फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए सिलेरी मांसपेशियां होती है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेटा निम्न में से किसका भाग है? आंत का, रीढ़ की हड्डी का, यकृत का या मस्तिष्क का? बताइए कि वर्टिब्रेटा में से किसका भाग होता है? किसे वर्टिब्रेटा? जो बांटा गया ना वर्टिब्रेटा नॉन वर्टिब्रेटा, किस पे बांटा गया? आंत से, रीढ़ की हड्डी से, यकृत से या मस्तिष्क से? आपको पता है ना कि जो जंतु को जब बांटा जा रहा था तो जंतु को दो भागों में बांटा गया। एक होता है वर्टिब्रेटा, क्या होता है? वर्टिब्रेटा। एक होता है नॉन वर्टिब्रेटा, मतलब एक होते हैं कशेरुकी, एक होते हैं अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी को ही हम कार्डेटा संघ भी कहते हैं और इसको नॉन कार्डेटा संघ भी कहते हैं। और कार्डेटा संघ के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप सबों को पता है। तो किसके? रीढ़ की हड्डी पे ना, इसका तो राइट आंसर रीढ़ की हड्डी होगा। थोड़ा सा जब इसका चर्चा किए तो थोड़ा सा चर्चा ले लेते हैं मेरे भाई, कि जब जंतु का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया, इसको दो आधार बांटा गया। एक हुआ जिसे वर्टिब्रेटा कहा जाता है, वर्टिब्रेटा कहा जाता है। एक होता है नॉन वर्टिब्रेटा, इसी को हिंदी में कशेरुकी कहा जाता है और इसको अकशेरुकी कहा जाता है। जो कशेरुकी आते हैं इसी के अंतर्गत आता है कार्डेटा संघ, और इसी कार्डेटा संघ में आपके कौन आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इसी कार्डेटा संघ में आता है आपके के, तो आपके इसी कार्डेटा में आते हैं क्या? तो पहला आता है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग को ही पिसीज वर्ग कहा जाता है। फिर आते हैं आपके मत्स्य वर्ग के बाद आते हैं उभयचर वर्ग, क्या? उभयचर वर्ग, जिसे इंग्लिश में एम्फीबियन कहा जाता है। फिर आते हैं सरीसृप, क्या होता है? सरीसृप, इसी को इंग्लिश में रेप्टिलिया कहा जाता है। उभयचर को एम्फीबिया, सरीसृप को रेप्टिलिया। और फिर आता है पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग को हम एविज वर्ग कहते हैं। जबकि अगला है स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग को ही मैमेलिया कहा जाता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो यह जो थे कार्डेटा संघ के थे, और इनमें जो है कशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं, इनमें कशेरुकी दंड पाया जाता है, इसमें कशेरुकी दंड पाया जाता है। और कशेरुकी दंड में फिर दो बांट देते हैं, इसमें भी दो भागों में बांटता है। एक होता है शीत रक्तीय प्राणी जिसे कोल्ड ब्लडेड, और एक होता है गर्म रक्त प्राणी जिसे वार्म ब्लडेड कहा जाता है। शीत रक्तीय प्राणी को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसको समतापीय प्राणी और इसको अनियत तापीय प्राणी, मतलब कि इसको जैसा तापमान मिलेगा उसके अनुसार ढल जाते हैं। जबकि यह क्या होता है? इसका तापमान समान रहता है, तो यह समतापीय प्राणी होते हैं। अब शीतरक्तीय प्राणी या अनियत तापीय प्राणी किसे कहा जाता है? तो जिसमें 2 गो और 3 गो हृदय पाया गया, जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप। जो मछली, उभयचर और सरीसृप होते हैं जिसे रेप्टिलिया कहते हैं, यह कोल्ड ब्लडेड या अनियत तापी प्राणी होते हैं। जबकि पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग समतापीय प्राणी होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। तो आपको पता है कि मत्स्य में 2 गो, उभयचर में 3 गो और सरीसृप में 3 गो, जबकि पक्षी में भी 4 गो और स्तनधारी में भी 4 हृदय होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं।
जबकि जो नॉन कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कशेरुकी नहीं पाए जाते हैं, उसमें आपको देखने को क्या मिलता है, तो आपको देखने को मिलता है इकाइनोडर्मेटा। क्या मिलता है? इकाइनोडर्मेटा, अर्थोपोडा, ठीक ना। तो ये सारे इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है एनिलीडा, तो सारे के सारे जो है अकशेरुकी प्राणी होते हैं, नॉन वर्टिब्रेटा होते हैं। और यही पूछा है कि वर्टिब्रेटा निम्न में से किसका भाग है, तो रीढ़ का भाग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे कौन मोनेरा से संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम या माइकोप्लाज्म। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मोनेरा समूह से कौन संबंधित नहीं है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे कि कौन समूह से संबंधित नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका क्या होगा? मोनेरा समूह से संबंधित है। मोनेरा समूह से संबंधित है। मोनेरा समूह से संबंधित है। मोनेरा के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट इससे बनता है कि यह सबसे प्राचीन और सरल सूक्ष्म है। सबसे प्राचीन और सरल और सूक्ष्म होता है। सरल और सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। ठीक है। सरल और सूक्ष्म क्या है? सरल सूक्ष्म होता है। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। कैसा कोशिका होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात कहा जाए कि जो मोनेरा संघ के जंतु होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। मोनेरा का एग्जाम्पल में नोट करिएगा क्या होता है। जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सारे के सारे मोनेरा जगत के हैं। जीवाणु, नील हरित शैवाल, तीसरा हो गया साइनोबैक्टीरिया और चौथा हो गया माइकोप्लाज्म। तो जीवाणु पहला, दूसरा हो गया नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में पूछा था कौन नहीं है, तो आपको देखिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोला जाता है ना, तो यह जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्म हो गया। एक और यहाँ पर लिख लेते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो होते हैं इसी संघ के आते हैं। तो यह जो डाइटम होता है यह नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित नहीं है। जबकि बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तीनों के तीनों और नील हरित शैवाल ये सारे के सारे मोनेरा जगत के होते हैं। अगला एक संयोजी उत्तक है। कोलेनेकाइमा, एस्क्लेनेकाइमा और रक्त या पेर्नेकाइमा। आपको बताना है कौन है। एक संयोजी उत्तक है। ये सबको पता होगा कि इसका ऑप्शन ही ऐसा दिया था कि आपको पकड़ लीजिएगा कि संयोजी उत्तक कौन है, क्योंकि आपको पता है कि रक्त हुआ, रक्त एक संयोजी उत्तक है। जबकि कोलेनेकाइमा, एस्क्लेनेकाइमा और पेर्नेकाइमा यह पादप उत्तक का भाग होता है। किसका भाग उत्तक होता है? पादप उत्तक का, जो सरल अस्थाई उत्तक है। सरल अस्थाई उत्तक का यह क्या होता है? भाग होता है। इस बातों को आप सबों को पता था। तो रक्त क्या था? एक संयोजी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। आप सबों को हमेशा बताते हैं, क्योंकि यहाँ से भाई एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, क्योंकि पादप उत्तक से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आपको हमेशा बताते रहते हैं ताकि आप लोगों को ये नहीं छूटे। पादप उत्तक को दो भागों में बांटा जाता है। विभाज्य उत्तक, जिसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अस्थायी उत्तक को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो विभाज्य उत्तक जो होता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है, जिसे शीर्ष विभाज्य उत्तक, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्श्व विभाज्य उत्तक, जिसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वर्षीय विभाज्य उत्तक, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एपिकल ये हुआ लेटरल और यह हुआ अंतर्वर्षीय। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, ये आपके तना
और जड़ में देखने को मिलता है। इससे तना की लंबाई और जड़ बढ़ता है। जबकि पार्श्व विभाज्योतक से दिखाएंगे, अभी फोटो भी दिखाएंगे, घबराइएगा मत। पार्श्व विभाज्योतक से यह पेड़ का जो होता है मोटाई, यानी कि जो मोटा होता है, जितना पेड़ मोटाई होता है उससे। जबकि अंतर्वर्षीय विभाज्योतक यहीं से क्या होती है, तना का मतलब कि नई नई प्रकार की टहनियाँ निकलती हैं, और यही अंतर विभाज्योतक, अंतर परवर्षीय उत्तक के ही जगह से हम कायिक प्रवर्धन में भी काम में लेते हैं। तो इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। इसका फोटो भी दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसका फोटो भी दिखाएंगे और बताएंगे। उसके बाद जब विभाज्योतक, जब यह जो विभाज्योतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, अपने विभाजन की क्षमता को जब खो देता है, हालांकि जब विभाजन की क्षमता को जब यह खो देता है तब यह अस्थायी उत्तक में बन जाता है। मतलब कि यह बढ़ नहीं रहा है और जो विभाजन की क्षमता है खो देता है, तब यह अस्थायी उत्तक में बन जाता है। और अस्थायी उत्तक दो प्रकार से बन के आते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को पेर्नेकाइमा और कोलेनेकाइमा, एरोनेकाइमा, जबकि पेर्नेकाइमा के भाग है कोलेरेनेकाइमा और एरेनेकाइमा। याद रखिएगा, पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा, स्केलेनेकाइमा, कभी कभी न्यून से छाटने दे देता है कि कौन सा भिन्न है। तो पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा और स्केलेनेकाइमा यह तीन भाग है, जबकि कोलेनेकाइमा इसका भाग है। जाइलम जटिल उत्तक के सरल था या जटिल था, जटिल के दो भाग होता है, जिसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को दारू भी कहा जाता है और फ्लोएम को वास्टा भी कहा जाता है, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। और जाइलम में हमेशा पूछता है कि जो ट्रैंकिड होता है, ट्रैंकी कहाँ पाया जाता है, तो जाइलम का भाग है। और उसके बाद ये हमेशा याद रखिएगा कि ट्रैंकिड या वाहिनिकाएं हमेशा पूछता है किसका भाग होता है, तो जाइलम का भाग होता है। जबकि फ्लोएम का भाग जो होता है चालिनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेनेकाइमा इसमें। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, यही था आपका शीर्ष विभाज्योतक जिसे एपिकल कहा गया था, और यह पार्श्व विभाज्योतक था जिसे लेटरल कहा जा रहा था, और यह था इंटरकैलरी। यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह क्या करता है, आपके तना को वृद्धि करता है, मतलब कि जो लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो शीर्ष विभाज्योतक। जबकि अब क्या होगा ना कि यह विभाजन होगा, ऐसे होगा, तो जो ऐसे होगा, तो जब ऐसे ऐसे करिएगा, तो जब ऐसे करेगा तो क्या कर मोटाई न बढ़ाएगा। तो जो पार्श्व होता है, जो लेटरल होता है, यह पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। जबकि अंतर्वर्षीय क्या करता है ना कि एक यहाँ पर बना देता है और एक यहाँ पर बना देता है, दोनों तरफ रोक देता है। जब दोनों तरफ रोकता है तो जो एपिकल होता है ऐसे इधर की ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इधर की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो यहीं से क्या होती है, तना बढ़ता है। और यहीं से हम लोग कायिक प्रवर्धन के लिए जब आएगा तो बताएंगे। तो शीर्ष विभाज्योतक बढ़ाने में, पार्श्व विभाज्योतक लेटरल मोटाई बढ़ाने में क्वेश्चन पूछा है, अंतर्वर्षीय यहाँ से नई नई तनाएं फूटने में मदद करता है। यह है आपके अस्थायी उत्तक जिसे पेर्नेकाइमा टिश्यू, तो ये पेर्नेकाइमा टिश्यू के भाग हैं। और यह क्या है, कोलेनेकाइमा, और यह क्या है, स्केलेनेकाइमा। तो यह लचीला जो भोजन वोजन बनाने का कार्य जो करता है वो पेर्नेकाइमा करता है। यह यांत्रिक अवलोबन में मतलब कि सहायता करता है, लचीलापन प्रदान करने में कोलेनेकाइमा। और जो स्केलेनेकाइमा है यह आपके उत्तक को माने सूखने से बचाता है, उसको घाव न लगे उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलेनेकाइमा यह ठोस बनता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और जबकि यह क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसे जाइलम कहते हैं। पेर्नेकाइमा, वेसिल्स, ट्रैंकिस, और हमेशा पूछता है मेरे भाई वेसिल्स किस में पाया जाता है, वेसिल्स यह बहुत बार पूछा हुआ है। तो वेसिल्स किस में पाया जाता है, जाइलम में, ठीक है। और ट्रैंकिड्स याद रखिएगा कि वीसिल मारी और ट्रैंकिड मारेगा कौन है, जाइलम। मतलब कि कोई जा रहा है तब वीसिल मार रहे हैं, जाइलम, और ट्रैंकिड्स मतलब इसमें पाया जाता है। जबकि हमेशा यह पूछता है कैंपियन सेल और सीब ट्यूब्स, यह बहुत बार पूछा गया है, सीब ट्यूब्स। ट्यूब किसको, ट्यूब आता पता है ना, ट्यूब फुलाने के लिए। याद कैसे रखिएगा कि जो ट्यूब आता है, जो साइकिल में ट्यूब आता है, वह कैसे करता है, तो फुलाता है। तो फुलाता है मतलब फ्लोएम। ऐसे याद रखेंगे कि सीब ट्यूब किस में आता है, फ्लोएम में। जाइलम कोई जा रहा है, सीटी मार रहे हैं, विसिल मार रहे हैं, तो वेसिल्स। और ट्रैंकिड्स, वैसिल और ट्रैंकिड्स जाइलम में, जबकि सीब ट्यूब्स और कैंपियन सेल ये पूछता है हमेशा दो क्वेश्चन, तो यह किस में, फ्लोएम में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव के नर गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र मतलब गुणसूत्रों का वाहक होता है। आपको बताना है कि नर युग्मक में बताना है कि जो नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, या एक्स वाई दोनों गुणसूत्र, या तो एक्स या तो वाई। आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो फटाफट से इसका बताएंगे
कि आपको पूछा है कि नर गुणसूत्र का वाहक होता है, एक्स और वाई दोनों, एक्स या और कोई है, बताइए जल्दी से, बताओ भाई, तब तक से हम पानी पी लेते हैं। चलिए बताइए कि नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र का वाहक हो सकता है। यानी आपको बताना है कि जो नर होते हैं उनमें गुणसूत्र का वाहक कौन करता है। तो आप सबों को पता होगा, या तो एक्स लेके जाएगा या तो वाई लेके जाएगा। अगर एक्स लेके गुणसूत्र गया तो लड़की होगी, और वाई गुणसूत्र लेके जाएगा तो लड़का होगा। तो आपसे पूछा है कि नर युग्मक निम्न से कौन से गुणसूत्र का वाहक करता है, या तो एक्स या तो वाई। लेकिन पूछ देता कि नर में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। इस बातों को समझिए। देखिए ए है आपके नर पार्ट्स, क्या है, ए है आपका नर पार्ट। नर पार्ट को में होता है एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स होते हैं मेरे भाई। यह जो जनक होता है एक्स वाई जनक है, युग्मक जिसे गैमेट्स कहते हैं, एक्स गैमेट्स वाई गैमेट्स, और जो मदर है मेरे, हम सबों की मदर जो होती है उसमें एक्स और एक्स होता है। और आप सबों को ये तो बहुत बढ़िया से पता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। आपको बताना है कौन है जो कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो बताइए कौन है जो कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तब तक से हम आप लोगों के जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि बहुविखंडन से क्वेश्चन आते हैं, बता देते हैं। देखिए लिखवा देते हैं और आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको ध्यान से। देखिए विखंडन दो तरह से होता है, विखंडन दो तरह से होता है, जिसे इंग्लिश में फ्यूजन्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश पर मत जाइएगा भाई, इंग्लिश मेरा बड़ा लोल है। तो विखंडन दो तरह से होता है। एक होता है एक कोशिकीय, क्या होता है, एक कोशिकीय, सॉरी एक कोशिकीय नहीं, यहां पर विखंडन को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन जिसे बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। तो द्विविखंडन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। द्विविखंडन में सुनिए क्या होता है, जीवाणु में, पैरामीशियम में, किसमें, पैरामीशियम में, जीवाणु में, पैरामीशियम में, अमीबा में, जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, कोलोडोमोनास, कोलोडोमोनास, यूग्लिना ईस्ट प्रोटोजोआ, यूग्लिना ईस्ट और प्रोटोजोआ, क्या होता है, प्रोटोजोआ। और एक होता है जो कालाजार जिससे होता है, कालाजार का जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है लेशमानिया, लेशमानिया डोनमानिया नाम सुने, लेशमानिया। ये सारे के सारे हैं आपके द्विविखंडन में। फिर से सुनिए, जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोडोमोनास, यूग्लिना ईस्ट, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो कालाजार प्रोटोजोआ के ही भाग है, तो और लेशमानिया डोनमानिया, ये सारे के सारे द्विविखंडन के पार्ट को दर्शाते हैं। तो द्विविखंडन में जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, क्लोडोमोनास, यूग्लिना ईस्ट, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या हैं, द्विविखंडन के हैं। अब लिखते हैं थोड़ा सा बहुविखंडन में कि जो बहुजी हैं उनमें विखंडन कैसे होता है, सॉरी बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में देखिए, बहुविखंडन में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। बहुविखंडन में आप याद रखिए कि अमीबा जो है द्विविखंडन भी करता है और बहुविखंडन भी करता है। ठीक है, अमीबा, उसके बाद होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम। और निम्न कोटि के जो शैवाल होते हैं, निम्न कोटि का जो शैवाल होता है जिसे कि हम नीला हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। निम्न कोटि के शैवाल, जिसे निम्न कोटि के शैवाल जो होते हैं, निम्न कोटि का जो शैवाल होता है उसमें एक आता है आपकी अस्पाइरोगाइरा, अस्पाइरोगाइरा का है, एक निम्न कोटि का सवाल है। तो इसमें अमीबा में बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में निम्न कोटि के सवाल जो कि अस्पाइरोगाइरा है, इसमें आता है। ये तो हुआ आपके विखंडन से। अब आते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं
मुकुलन, मुकुलन मतलब कि ब्रूडिंग विधि के द्वारा। मुकुलन में कौन आता है? तो मुकुलन में आता है, एक कोशिकीय में आता है ईस्ट, एक कोशिकीय में ईस्ट, और बहुकोशिकीय में आता है हाइड्रा। कौन होता है? हाइड्रा। और बहुकोशिकीय में ही आता है स्पंज। ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज, यह क्या करते हैं? मुकुलन विधि के द्वारा। एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय में हाइड्रा और स्पंज आता है, जो कि मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला है अपखंडन। कौन सा खंडन? अपखंडन, या इसी को पुनर्जनन या इसी को पुनर्उद्भावना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अपखंडन, पुनर्जनन या पुनर्उद्भावना, मतलब कि इससे विखंडित होगा। जो इससे विखंडित होने वाला है, इसमें है स्पाइरोगाइरा। जो स्पाइरोगाइरा में बताए ना है, स्पाइरोगाइरा। क्या? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में कैसा था? बहुविखंडन था। तो स्पाइरोगाइरा जो है बहुविखंडन के साथ साथ अपखंडन का भी गुण दर्शाता है। उसी में हाइड्रा भी बताए थे ना, तो हाइड्रा भी उसी में होगा। ठीक है, अपखंडन में स्पाइरोगाइरा जो कि बहुविखंडन बताए हैं, ठीक है, हाइड्रा भी बताए हैं, और प्लेनेरिया और फीता कृमि सुन लीजिएगा, प्लेनेरिया और फीता कृमि, ये सारे के सारे आपके अपखंडन में आते हैं। फीता कृमि को ही टेप वर्म कहा जाता है, ध्यान रखिए, ये अपखंडन विधि के द्वारा होता है। और लिख लेते हैं मेरे भाई, मेरे भाइयों सबों को पता है, सब रिवाइजिंग के लिए उसको लिखवा रहे हैं ताकि रिवाइजिंग हो जाए। चलिए, एक होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में आप दो ही याद रख सकते हैं, सिर्फ मॉस और फर्न। क्या होता है? मॉस और फर्न। और एक होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में तीन चीज आता है, तना से, पत्ती से, और अगला आता है सर जड़ से। उब नहीं न रहा है, सही, उबेगा तो छोड़ देंगे, बोल देना कि सर उब रहे हैं, बस टिक मार्क करा के चल जाइए। तो भाई टिक मार्क करा के चलते चलो तो चल जाएंगे। ताना में देखिए, ताना में किस किस से आता है? ताना में कौन कौन आता है? तो गुलाब का फूल, चंपा का फूल, भाई सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। गुलाब का फूल, चंपा का फूल, आलू का, अदरक का, आलू, अदरक, और जो मसाला पीसते उसको क्या कहते हैं? हल्दी। पत्ती में आप याद रखिएगा, सबसे वीवीआई है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, इसी को पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। और जड़ में आप शकरकंद इत्यादि याद रख सकते हैं, शकरकंद और आलू इत्यादि। तो ये सब शकरकंद याद रख सकते हैं जड़ में। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। तो जिनको छूट गया होगा, एक बार वीडियो खत्म हो जाने के बाद पुनः इसको देखकर लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे। और आपको, क्योंकि जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो फिर से पीछे करके आप लिख सकते हैं, जो जो आपका छूट जाता है ना, तो आप पीछे करके लिख सकते हैं। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बताना है कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बताइए किसमें होता है? तो बताइए, ईस्ट है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, और क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो देखिए, ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में कैसा हुआ है? तो ईस्ट और हाइड्रा में हुआ है आपका कैसा हुआ है? तो जो ईस्ट और हाइड्रा होता है, इसमें होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन होता है। और ईस्ट और हाइड्रा को, ईस्ट कहाँ, देखिए ईस्ट में, एक तो ईस्ट में हुआ है कैसा विखंडन? जो ईस्ट है, ठीक है, और ईस्ट एक कोशिकीय है और हाइड्रा, और इसमें याद रखिए कि बहुविखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा, ईस्ट भी होता है मुकुलन विधि के द्वारा। ऐसे यह जो होता है द्विविखंडन भी दिखाता है। क्या दिखाता है? द्विविखंडन भी दिखाता है। और हाइड्रा, ईस्ट जो है एक कोशिकीय मुकुलन विधि के द्वारा दिखाता है, जो कि अभी बताए हैं। प्लेनेरिया किसमें बताए हैं? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को, और फीता कृमि किसमें बताए हैं? पुनर्जनन या अपखंडन में बताए हैं, जिसको कि देख लीजिएगा, लिखवा दिए हैं नीचे, सबको लिखवा दिए हैं। और यह है आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन। नाम, एक प्लेट यानी फ्लैट वर्म के बहुत सामान्य आंखों होती हैं, वास्तव में केवल आंख के धब्बे जैसा। मतलब बताना है कि किसमें जो है सिर्फ आंख के धब्बा जैसा एक भाग होता है, जो कि
मतलब कि नाम मात्र का उसमें आंख होता है, मतलब कि ऐसे आकृति होता है और उसमें नाम के जैसा, मतलब कि आंख होता नहीं है, नाम मात्र का आंख होता है, ऐसे करके दिखाई देता है। एस्केरिसिस में, लिवर फ्लूक में, प्लेनेरिया में या टेपवर्म में, सबको दिखाए हैं आप लोगों को, एक बार इसको बताइए। एस्केरिसिस, एस्केरिसिस को ही हम राउंड वर्म कहते हैं और इसी को गोल कृमि भी कहा जाता है ना सर, क्या कहते हैं, गोल कृमि, एस्केरिसिस को गोल कृमि। और यह एस्केरिसिस आपको जब दाद खाद हो जाता है ना, देखते हैं गोल गोल आपका दाद हो जाता है दिनाई उनाई, तो लिवर फ्लूक और टेपवर्म जो होते हैं, यह टेपवर्म तो आपके फीता के जैसा होता है, इसमें आपके कोई चांस नहीं है। तो प्लेनेरिया देखिएगा ना, तो प्लेनेरिया कुछ इसी प्रकार का होता है, अंगूठा की तरह आपका होगा, अंगूठा की तरह होगा और इसमें दो आंख जैसा ऐसा निकला रहता है, तो यह क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया में आंख मात्र का होता है। ये थे आपके आज का साइंस का क्वेश्चन, जो कि आज लग रहा है कि साइंस का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिस्कस हो गया है। तो भाई मेरे थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन भागना मत, क्योंकि भाग जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने समय से तो पढ़ ही रहे हैं ना जी। क्या कि ऐसा नहीं ना कि राजा रानी की कहानी था, एक था राजा, एक थी रानी, उसके 4 पुत्र थे, उनके 4 लड़के थे, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक बार सभी लोग अपना अपना स्कोर शेयर करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स को चालू कर देते हैं। तो एक बार जल्दी से सभी लोग अपना कमेंट में अपना स्कोर शेयर करिए। और हमेशा बोलते हैं कि आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि शेयर कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है तभी आपका पता चल पाएगा। अब हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, तो एक बार थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग कर दिए। और भाई मेरा भागना, अरे यार हमको लगता है ना, कि हमको अपने से लगता है कि जब समय 2 घंटा होता है ना, तो आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत समय हो गया। बीच में से देखते हैं ना कि जब 2 घंटा होने वाला होता है तो खाली क लोग बच जाते हैं, तो 10 लोग 15 लोग बच जाते हैं, ऐसे 18 लोग 17 लोग रहेंगे। भाई नींद को त्यागेगा तभी होगा। आइए अगला आते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया अभियान क्या है? जल क्रांति योजना, राष्ट्रीय जल योजना, कैच योजना या जल संग्रहण योजना। आपको बताना है कि 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया, इसका क्या थीम था, मतलब कि 22 मार्च को एक योजना चलाया गया था, उस योजना का नाम क्या था। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि उसका क्या था, तो फटाफट से करेंगे, जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए आंसर करिए। यहां पे कैच द रन है, क्या है, कैच द रन है। तो 22 मार्च को जो अभियान चलाया गया उसका नाम है कैच द रन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? नॉट बियॉन्ड यूज, वी कैन, आई एम एंड आई विल, डिफॉक्ट कैंसर। आपको बताना है कि जो कैंसर दिवस का थीम क्या था। बताइए कैंसर दिवस का थीम क्या था, जल्दी से बताएंगे कि कैंसर दिवस का थीम क्या था। बताइए कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, डिफॉक्ट कैंसर या क्या? और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के ना, सही है 4 फरवरी, हाँ 4 फरवरी है कैंसर दिवस, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस का एक थीम था आई एम एंड आई विल। क्या था? आई एम एंड आई विल। हाल ही में पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, आपको बताना है कि द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, दलाई लामा और धंती रॉय या अनुपम खेर? जल्दी से बताएंगे कौन है। आप लोग इसका आंसर करिए, तब तक से हम बता देते हैं। अनुपम खेर की अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है योर, क्या नाम है? योर बेस्ट डेज, योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, इनकी पुस्तक है। जबकि रस्किन बॉन्ड के 2 पुस्तक अभी हाल ही में है, जिसका कि एक नाम है हाउ, क्या, हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर, ए राइटर, याद रखिएगा, हाउ टू बी ए राइटर इन्हीं की पुस्तक है। और एक और है इट्स वंडरफुल ए लाइफ, इट्स वंडरफुल ए लाइफ,
इन्हीं का है। जबकि दी लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। क्या है? दलाई लामा। इट्स वंडरफुल ए लाइफ, तो ये हो गया। और एक और पुस्तक है जिनका नाम है, पुस्तक का नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ए ऑर्डिनरी लाइफ। क्या? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन। जो इंडियन जनरेशन है, इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? तो ऑन एन ऑर्डिनरी लाइफ है, एन ऑर्डिनरी लाइफ के अशोक लहवासा है। कौन है? अशोक लहवासा है। ठीक है। और कुछ पुस्तक का नाम बताना चाहिए तो बता सकते हैं, जैसे कि द स्टोरी के लेखक कौन है? द स्टोरी के लेखक कौन है? तो द स्टोरी के लेखक है बिमल जलान। क्या है? बिमल जलान साहब के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं। तो बहुत सारा पुस्तक है जिसको कि आपको पता है, याद भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। कुवैत, बहरीन, कतर या यूएई। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। बताइए कौन? जल्दी से बताइए। चलिए, सबको पता है कि जो बहरीन है उसने खाड़ी देशों के साथ किया है। अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को, हरीशा मीनाक्षी को, अनामिका सिंह को या ज्ञान सिंह को? इसका आंसर करिएगा, उसके बाद हम बताते हैं इसका क्या हो। चलिए, जब साहित्य अकादमी की बात कर दी गई है तो साहित्य अकादमी को थोड़ा सा देख लेते हैं। साहित्य अकादमी किसको किसको और कौन कौन सी भाषा के लिए मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट है उसको निकल के आता। आइए, अगर इस बार का बोला जाए, एक सेकेंड, हाँ, इस बार की अगर बोला जाए कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, क्या है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है सर, मेरे भाई इसको देख लेना, क्योंकि यह सब आता है ना, इसीलिए हम आपको बताते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो यह 20 भाषाओं में दिया गया है। कितने भाषाओं में दिया गया है? 20 भाषा में दिया गया है। और 20 भाषा को याद नहीं रखना होता, इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अब रहा बात, पूछ सकता है कि कुछ चर्चित है, जैसे कि हिंदी के लिए पूछता है कि हिंदी के लिए साहित्य किसे मिला है? तो हिंदी के लिए जो साहित्य मिला है उनका नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। और यह पूछ सकता है कि जो हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार, जो कि अभी यही क्वेश्चन आया था आपसे कि हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो अनामिका को मिला है। किस पुस्तक के लिए, मतलब कि किसके लिए? तो उनका नाम है टोकरी में दिगंत। क्या? टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तेरी गाथा मतलब तेरी गाथा नहीं है, थेरी गाथा। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो अनामिका जी को मिला है हिंदी में, किसके लिए? तो टेरी में काची टोकरी में दिगंत तेरी गाथा के लिए मिला है, तेरी गाथा के लिए मिला है। अब आते हिंदी हो गया, तो हम ले लेते हैं, एक हो जाएगा अंग्रेजी, यानी इंग्लिश में किसे मिला है उसको देख लेते हैं। इंग्लिश में जो मिला है उनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम, यानी कि यह दोनों के दोनों क्या हैं? स्त्री हैं। तो अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में मिला है। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनकी कविता है, इनकी पोएट है, इनकी पोयम है, इनकी कविता है वेन, क्या? वेन गुड इज ए ट्रेवल। किसके लिए? वेन गुड ए ट्रेवल्स, ट्रेवलर्स के लिए मिला है इस बातों को। तो वेन गुड इज ट्रेवलर के लिए किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। हिंदी में अनामिका को, अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को। उनकी पुस्तक क्या था? वेन गुड्स एंड ट्रेवलर।
और एक दो पूछता है, कभी कभी पूछ देता है मैथिली में, बताइए कि मैथिली भाषा के लिए किनको मिला है, जो मैथिली भाषा है उसके लिए उनको किसको मिला है मैथिली भाषा के लिए, तो मैथिली भाषा के लिए मिला है कमलकांत झा को। बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो कमलकांत झा है इनको मिला है। और एक उर्दू में लिख लीजिएगा कि उर्दू में किनको मिला है, उर्दू में मिला है हुसैन उल हक को, उल हक को मिला है। तो मैथिली में कमलकांत झा को, उर्दू में हुसैन उल झा को मिला है। ठीक है। और एक और बात इंटरेस्टिंग बताएं तो जो अनामिका है, जो अनामिका को किस में मिला है, तो हिंदी में मिला है। अनामिका, ठीक है। कमलकांत झा को किस में मिला, मैथिली में। जो कमलकांत झा है मैथिली में, अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल मुल्क जो हैं, यह तीनों के तीनों जो हैं बिहार के रहने वाले हैं। यह तीनों के तीनों कहाँ के, अनामिका जी हैं, कमलकांत झा हैं और जो हुसैन उल का, मतलब कि हिंदी, मैथिली और उर्दू तीनों के तीनों बिहार के रहने वाले हैं। जबकि इंग्लिश वाले जो हैं अरुधंती सुब्रमण्य बिहार की नहीं है, उनकी है वैन गुड्स एंड ट्रेवलर। तो ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यह आपके याद रखिएगा। तो याद देखिए ऑप्शन ए में क्या था, अनामिका जी हैं, तो अनामिका जी तो हिंदी के लिए हो गई और अरुधंती सुब्रमण्यम इंग्लिश के लिए हो गए। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश के लिए क्या था, वैन गुड्स इज ट्रेवलर, और हिंदी के लिए क्या था, तो टोकरी में दिगंत थेरी घाता। ये इसकी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बताओ सभी लोग कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की सड़क है, कनाडा के, नॉर्वे के या फ्रांस के या स्वीडन के। बताइए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है, सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है, जल्दी से करेगा। चलिए, तो वे है नॉर्वे की। कहाँ की है, नॉर्वे की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, बताए ना उस दिन महोत्सव बताए थे, तो बताइए कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। जल्दी से बताएंगे 11वां सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ किया जाएगा। तब तक से आपको पता है कि जो रज उत्सव है, क्या है, रज महोत्सव और तोसाली, ये सारे के सारे कहाँ मनाए जाएंगे। ये रज महोत्सव और तोसाली महोत्सव उड़ीसा में मनाए जाने वाले थे। कहाँ थे, उड़ीसा में मनाया जाने वाला था। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। जबकि 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो था वे कहाँ था, आपके पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था, पश्चिम बंगाल में था। और यहाँ से मुख्यमंत्री आपको बताएं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। क्या है, कलराज मिश्र हैं। उड़ीसा के तो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के अनसुईया उई के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और जगदीप सिंह धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सारे के सारे आपसे बना था। फिर बना था आपसे कि बताइए जो योग महोत्सव होने वाला था ऋषिकेश के उत्तराखंड में, केला महोत्सव, केला गुड़ और चावल, काची केला गुड़ और चावल, ये सारे के सारे कहाँ थे, यूपी में थे। ये सारे के सारे महोत्सव पिछले क्लास में बता दिए थे। अब 2 दिन के बाद ऐसा आएगा तो फिर से रिकॉल करा देंगे। 9 वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गान, मतलब कि राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है। मतलब कि किस देश के राष्ट्रगान में शब्द में बदलाव करने का घोषणा किया गया है। जो राष्ट्रगान का शब्द है उसमें बदलाव करने की घोषणा किया गया है। जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिटेन के या न्यूजीलैंड के, जल्दी से बताइए। जापान कल के क्वेश्चन में क्यों था, क्योंकि इनको जापान के जो थे, जो शिंजो आबे जो थे उनको जापान के हैं और इनको क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखना था। और किसने अपने जो राष्ट्रगान है शब्द को बदलाव किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, मिताली राज या शेफाली वर्मा। जल्दी से बताइए कि कौन है जो कि 1000 रन बनाने वाली पहली बन गई हैं। जल्दी से बताएंगे।
ये बन गई हैं आपके, सॉरी 1000 है कि 10,000, सॉरी 10,000 है, 10,000 में कौन हो जाएंगी, मिताली राज। अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष घोषित करने की निर्णय लिया है? आप लोग आंसर करिए, तब तक से राज्यपाल और इसको बता देते हैं। राज्यपाल इसका कौन हो जाएंगे, आनंदीबेन पटेल, और कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई छागन भाई पटेल जो आते हैं यहाँ के हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू हैं मुख्यमंत्री, और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। असम के हेमंत बिश्व शर्मा और जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, जो कि आप सबों को पता था। और आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो वे आपके हैं कौन, अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू और बीडी मिश्रा जो है कि वहां से संबंधित है। तो पूछे कि कोई सरकार के द्वारा 2021 को शिक्षा वर्ष, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगले 22 मार्च 2021 को किन राज्यों ने 3 राष्ट्रीय उद्घाटन नाइट सफरी की शुरुआत किया है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नाइट सफरी की शुरुआत किया है, बताइए। तब तक से इसका मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उसके बाद इन राज्यों से जुड़ा जो क्या राष्ट्रीय उद्यान होगा उसको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान अभी बताए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। उत्तराखंड के कौन हो जाएंगे, उत्तराखंड के कौन मुख्यमंत्री हैं, बताइए। उत्तराखंड के बता सकते हैं, आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के अभी बताए हैं, आनंदीबेन पटेल, और हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में केवल राज्यपाल होते हैं, और उनका राज्यपाल कौन होगा, इसको भी आंसर करिए। तब तक से हम इस सब को क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है बता देते हैं कि कौन से राज्य, मतलब इन राज्यों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तब तक से आप लोग इन दोनों का आपको क्या बताना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कमेंट में करेंगे। जम्मू कश्मीर के तो मुख्यमंत्री होते नहीं हैं, तो उपराज्यपाल को बताएंगे। तब तक से हम इनके जुड़े कुछ राष्ट्रीय उद्यान को बता देते हैं और उसके बाद उसका आंसर देंगे। चलिए, पहला था एमपी, क्या था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो जुड़े राष्ट्रीय उद्यान है उसको आप एक बार नोट भी कर लीजिएगा। यही सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जो कि सुन लीजिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, बांधवगढ़ के बाद होता है फिर होता है बांधव फासिल कन्हा, बांधव एक होता है फासिल, तीसरा होता है कन्हा, जिसे कन्हा किस लिए कहते हैं, कन्हा। चौथा होता है माधव, पांचवा होता है आपका पेंच, छठा होता है पन्ना, सातवां होता है आपके संजय राष्ट्रीय उद्यान भी एक है, और आठवां है आपका सतपुड़ा, और नौवां है आपका वन विहार। तो यह है मध्य प्रदेश के। देखिए ऐसे कैसे हम कैसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं। बांधव माधव कौन पहले याद रखते हैं, बांधव माधव पान्ना पेंच, एक साथ बांधव माधव पान्ना पेंच, 4 को याद कर लिए। बांधव माधव पान्ना पेंच, सतपुड़ा वन विहार, देखिए सतपुड़ा वन विहार एक साथ। बांधव माधव, ठीक ना, बांधव माधव पन्ना, देखिए बांधव माधव पान्ना पेंच सतपुड़ा वन विहार। ये क्या हुआ, आपके 6 याद हो गए। 3 को कैसे याद रखते हैं, तो फॉसिल पार्क, कान्हा पार्क, क्योंकि कान्हा किस लिए याद है, फॉसिल पार्क, कान्हा पार्क और संजय पार्क। तो फॉसिल, कान्हा, ये सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में हैं। और अगला राज्य कहाँ था, और एक था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के भी लिख लेते हैं, उत्तराखंड के क्या है, बाद में आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। उत्तराखंड का, या पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो लिखते भी जाइएगा। उत्तराखंड में देख लीजिएगा कौन कौन है। उत्तराखंड से 6 याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है जिसको कि सबको पता होता है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट होता है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा हुआ कॉर्बेट के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तीसरा होता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, क्या होता है, गोविंद
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चौथा होता है नंदा देवी, चौथा होता है नंदा देवी। और पांचवा होता है राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। और जो छठवां होता है उसको फूलों की घाटी कहा जाता है, तो फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है। तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में हैं, जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला राज्य कौन सा है? एक राज्य है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, यानी यूपी में कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक दुधवा है, उसको आप याद रख लीजिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। जबकि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है उसको देख लीजिएगा। तो जम्मू कश्मीर में आप 4 याद रख सकते हैं। कौन कौन? सलीम अली, कौन? सलीम अली, ठीक है। पहला सलीम अली, दाची ग्राम, दाची ग्राम, और दाची ग्राम के बाद हिमिस, और चौथा होता है किश्तवाड़, किश्तवाड़। और कभी कभी ऐसे में पूछता है कि जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो तो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सलीम अली, दाची ग्राम, हिमिस और किश्तवाड़। यूपी में एक है दुधवा। उत्तराखंड में 6 गो है, कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बांधव, माधव, पन्ना, पेंच, बांधव, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फॉसिल, संजय, ये सारे के सारे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक बार वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को फिर से पीछे करके इसको नोट कर लेना मेरा भाई, काहे कि ये आपसे रहेगा, आपको एक स्टैटिक्स में आता है। अब आते हैं सर कि आपको पूछा है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत किया है, मतलब कि जो नाइट सफारी है उसकी शुरुआत किया है कौन सा? तो अब इसका आंसर अब करिए, अब इसका आंसर क्या होगा? और जो 2 पूछे थे उसका भी, तो चलिए बताइए जल्दी से इसका। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे, तो किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का क्या है? तो माधव, बाधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, ये सारे के सारे क्या है? मध्य प्रदेश में, जो कि लिखवा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर में आते हैं। कौन सा कंपनी दुनिया के सबसे बड़ा हवाई, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़ा हवाई जहाज उड़ान परीक्षण को पूरा किया है? बोइंग ने, स्ट्रेटो लॉन्च ने, स्पेस एक्स ने या डीआरडीओ ने? आपको बताना है किसने। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है उसका परीक्षण किया है स्ट्रेटो लॉन्च ने। किसने? स्ट्रेटो लॉन्च ने किया है। अगला, किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण 2020 को वारेस्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड से, मतलब कि वेरेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व व्यापार संगठन को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, पर्यटन को या विश्व बैंक को? बताइए किसने कोविड-19 के कारण 2020 को, बताइए तो ऑन रिकॉर्ड कौन 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 है? जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए, तो इसका होगा विश्व पर्यटन। कौन? तो विश्व पर्यटन संगठन जो है, विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वरिष्ठ ईयर रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? कौन है? कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको कि नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया दिया गया है? प्रीति सिन्हा को, प्रवीण सिन्हा को, अजय माथुर को या भाविया लाल को? कौन है जिन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया है? बनाइए। चलिए, तो आपको पता है कि अजय माथुर तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अब बताइए अब कौन बन गए? अब एक तो ऑप्शन इसी तरह छांट लिए आप। तो जो भाविया लाल हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको कि नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, भाविया लाल को। किसको? भाविया लाल को। अगले आते हैं, मिस्र में आयोजित पुरुष के हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? मतलब कि पुरुष का जो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप हुआ इसका खिताब किसने जीता? ब्राजील ने, डेनमार्क ने, स्वीडन ने या स्विट्जरलैंड ने? बताइए कौन जीते हैं हैंडबॉल में?
चलिए, तो यह जीता है आपका डेनमार्क ने। कौन जीता है? डेनमार्क ने जीता है। अगला, हाल ही में प्रारंभ किया गया योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग से, हरितकरण की ऊर्जा से या शिक्षा प्रसार से? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई। हमेशा जिस एग्जाम में होता है मिशन इंद्रधनुष पूछता ही पूछता है, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष हमेशा पूछा है, इस बार भी पूछने की संभावना 100% दिखाई देता है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे? तो यह टीकाकरण से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला, हाल ही में देश के पहले अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या जापान में? एस्टर एक्स का आयोजन किया गया अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान? बताइए, एस्टर एक्स, जल्दी से बताएंगे। एस्टर एक्स यह है आपके फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में एस्टर एक्स का आयोजन किया गया। यह थे आपके आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यह क्या थे? आज का अंतिम क्वेश्चन था, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार जाते समय सभी लोग जो पहले बार होंगे लाइक करके जाएंगे, जो छोड़ के गए हैं, और उसके बाद जो लोग पहली बार होंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। और कमेंट कोई नहीं करता है, यह सबसे दुखद बात है। कमेंट भी करो भाई, तुमको सेशन कैसा लगता है जो आता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? क्या और इसमें कौन से टॉपिक को शामिल किया जाए जो कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।